स्केलेटन की। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरोलाइन है। कैरोलाइन एक ओल्ड एज होम में नर्स का काम करती है। यहाँ पर एक आदमी से वो बहुत ज्यादा अटैच होती है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कैरोलाइन ओल्ड एज होम को छोड़ने का फैसला कर लेती है। घर आते हुए कैरोलाइन न्यूज़पेपर पर एक केयरटेकर की जॉब को देखती है और वो फैसला कर लेती है कि वो इस जॉब को करेगी। वो अपनी दोस्त को कहती है कि वो इस जॉब को करने के लिए जा रही है। हालांकि उसकी दोस्त कहती है कि जिस जगह पर ये जॉब है, यानी कि जिस जगह ये घर है, वो बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड जगह है। पर कैरोलाइन अब इस जॉब को करने का फैसला कर चुकी है, इसीलिए वो उस तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है जहाँ पर वो अपनी गाड़ी में फ्यूल भरती है। ये जगह बहुत ही अजीब होती है, चारों तरफ सन्नाटा होता है। वो देखती है कि दरवाजे के बाहर एक लाल रंग की लाइन है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और अब वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसे केयरटेकर की जॉब करनी है। यहाँ पर वो घर की ओनर वायलेट से मिलती है जो उसे बताती है कि मेरे पति को स्ट्रोक आया था, उसके बाद उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई, तुम्हें उसका ध्यान रखना है, साथ ही इस पूरे घर का भी। दरअसल ये जगह दूर होने की वजह से आज से पहले यहाँ पर कोई भी केयरटेकर नहीं था। इसके बाद वायलेट कैरोलाइन को एक की देती है जो कि मास्टर की होती है। वो कहती है कि इससे घर के हर एक दरवाजे को खोला जा सकता है। अब वो कैरोलाइन को घर दिखाती है, पर हैरानी की बात ये होती है कि इस पूरे घर में एक भी मिरर नहीं होता। और जब कैरोलाइन वायलेट से बात पूछती है तो वायलेट उसे कहती है कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब हम मिरर देखकर क्या करेंगे, इसीलिए हमारे घर पर एक भी मिरर नहीं है। कैरोलाइन भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम पर लग जाती है। वो बेंजामिन का अच्छे से ध्यान रखती है। बेंजामिन जो पूरी तरह से पैरालाइज्ड है, वो उसे हर सुबह बाहर गार्डन में लेकर आती है। और एक सुबह जब वो बेंजामिन के साथ गार्डन में होती है तो वायलेट उसे एटिक से कुछ सामान लाने के लिए कहती है। कैरोलाइन जब सामान एटिक में लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वहां पर एक दरवाजा है। उसके पास जो मास्टर की होती है वो उससे दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। वापस आने के बाद वो ये बात वायलेट को बताती है कि वहां पर एक दरवाजा है, उसे मैंने खोलने की कोशिश की थी पर वो दरवाजा नहीं खुला। वायलेट कहती है कि जब हमने घर लिया था तब हमने भी इस दरवाजे को देखा था, हमने भी खोलने की कोशिश की थी पर वो दरवाजा कभी नहीं खुला। अब रात को कैरोलाइन जब अपने बेड पर सो रही होती है तभी तूफान की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो बेंजामिन के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि बेंजामिन अपने बेड पर नहीं है। वो भागकर खिड़की के पास जाती है और देखती है कि बेंजामिन दोनों हाथों से घिसटता हुआ यहाँ से कहीं जाने की कोशिश कर रहा है और तभी वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। कैरोलाइन वायलेट को आवाज देती है और खुद नीचे पहुंच जाती है जहाँ पर बेंजामिन गिरा होता है। वायलेट कैरोलाइन को कहती है कि जल्दी से व्हील चेयर लेकर आओ। कैरोलाइन व्हील चेयर लेने के लिए बेंजामिन के कमरे में जाती है, पर इससे पहले कि वो व्हील चेयर लेकर वापस आती वो वहाँ पर एक व्हाइट कलर की बेडशीट देखती है जिस पर लिखा होता है हेल्प मी। वो समझ जाती है कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो बेडशीट को अपने पास रख लेती है और इस बात को वायलेट को नहीं बताती। अगली सुबह यहाँ पर इनका लॉयर आता है जिसे कैरोलाइन पहले से जानती है। दरअसल जॉब का एड देखने के बाद वो सबसे पहले इसी लॉयर के पास गई थी और अब वो लॉयर को उस जगह ले जाती है जहाँ पर उसने बेडशीट रखी होती है। वो बेडशीट खोलकर उसे दिखाना चाहती है कि इस पर हेल्प मी लिखा है, लेकिन जैसी वो बेडशीट खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। कैरोलाइन को कुछ भी समझ में नहीं आता। कल रात के हादसे से और अब जो हुआ इन सब बातों से वो परेशान हो जाती है, इसीलिए लॉयर उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। लॉयर इसके बाद यहाँ से चला जाता है, पर अब कैरोलाइन के माइंड में बहुत सारे सवाल हैं और वो उनके जवाब चाहती है और उसे पूरा यकीन है कि जो कमरा एटिक में है जिसका दरवाजा खुल नहीं रहा था, उस कमरे के अंदर ही सारे सवालों के जवाब है। वो एक बार फिर से उस जगह जाती है और ध्यान से की होल को देखती है। उसे पता चलता है कि की होल को अंदर से किसी ने ब्लॉक किया हुआ है। वो उस ब्लॉकेज को खोलकर मास्टर की से उस दरवाजे को खोल लेती है और जब वो अंदर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर काले जादू की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। वो अब इन सब चीजों को देख ही रही होती है कि तभी यहाँ पर वायलेट आ जाती है। कैरोलाइन छुप जाती है। हालांकि वायलेट ने देख लिया होता है कि दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती और इस जगह से चली जाती है। यहाँ पर कैरोलाइन को एक पुराना रिकॉर्ड भी मिलता है। कैरोलाइन अब इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान और कंफ्यूज्ड होती है, इसीलिए वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है और उसे सब कुछ बताती है। उसकी दोस्त बताती है कि ये एक काला जादू है जिसे हुडू कहा जाता है। इस तरह के जादू टोटके पुराने वक्त में किए जाते थे। हालांकि कैरोलाइन इन बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन घर पर जो हादसे हुए अब उसे भी इन बातों पर शक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब वो घर वापस जाती है तो अपने साथ मिरर ले जाती है, जिसे देखकर वायलेट को बहुत गुस्सा आता है और कैरोलाइन को सच बताते हुए कहती है कि हमसे पहले जो परिवार यहाँ पर रहा करता था उनका केयरटेकर एक कपल था जो एटिक के उसी कमरे में रहता था जहाँ पर कल तुम गई थी, जहाँ पर तुमने
जादू का सामान देखा था वो दोनों के दोनों हुडो मैजिक किया करते थे। उन दोनों ने इस घर के 2 बच्चों पर हुडो मैजिक करने की कोशिश की थी और जब घर के ओनर्स को ये बात पता चली तो उन दोनों केयर टेकर्स को मार दिया गया। इसके बाद उन दोनों बच्चों से, जो इस घर के बच्चे थे, जब वो बड़े हो गए तो हमने उनसे घर खरीद लिया। हम घर पर एक भी मिरर इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमें मिरर के अंदर उन दोनों केयर टेकर्स की परछाई दिखती है। यही कारण है कि इस घर में एक भी मिरर नहीं है। वायलेट कैरोलाइन को बताती है कि यहाँ के लोगों का ये भी मानना था कि अगर कोई ब्रिक डस्ट पर, जो कि लाल रंग की होती है, अच्छे मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो हम यहाँ की सभी बुरी शक्तियों को अपने आप से दूर रख सकते हैं। तभी कैरोलाइन को गैस स्टेशन की याद आती है। जब यहाँ आते हुए उसने अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाया था तो उसने वहाँ पर लाल रंग के डस्ट की लाइन देखी थी। वो समझ जाती है कि वो लाल रंग के डस्ट की लाइन इसीलिए वहाँ पर खींची गई थी। साथ ही कैरोलाइन को ये भी यकीन हो जाता है कि मिस्टर बेंजामिन, जो कि पूरी तरह से पैरालाइज्ड हैं, दरअसल वो ठीक हैं, लेकिन हुडो मैजिक की वजह से और नोसिबो इफेक्ट की वजह से वो पैरालाइज्ड हो गए हैं। नोसिबो इफेक्ट उसे कहा जाता है जब कोई भी इंसान किसी भी बीमारी के बारे में सोच लेता है और यकीन कर लेता है कि वो उसे बीमारी है, जिस वजह से वो पूरी तरह से उसी बीमार व्यक्ति की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। कैरोलाइन अब एक हुडो शॉप में जाती है जहाँ पर वो एक लेडी से मिलती है और बेंजामिन के बारे में उसे सब कुछ बताती है। वो लेडी कैरोलाइन को कुछ ट्रिक्स बताती है और कहती है कि हो सकता है कि इससे तुम्हें मदद मिले। अब कैरोलाइन जब घर वापस आती है तो बेंजामिन के ऊपर वो सारी ट्रिक्स अप्लाई करती है जो उसे हिडन हुडो शॉप की ओनर ने बताई थी। और जब वो ऐसा करती है तो बेंजामिन बोलना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो कैरोलाइन से सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे मेरी वाइफ वायलेट से बचा लो। तभी वायलेट भी यहाँ पर आ जाती है और कैरोलाइन उसे कुछ नहीं बताती और यहाँ से सीधा उसी लॉयर के पास जाती है जिसने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। वो उसे बताती है कि उसे वायलेट के ऊपर शक है। बेंजामिन के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी वायलेट है। वो उसे हुडो मैजिक के बारे में भी बताती है और उस गैस स्टेशन के बारे में भी जहाँ पर कैरोलाइन ने ब्रिक डस्ट की रेड लाइन को देखा था। अभी दोनों के दोनों उस गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी ब्लाइंड औरत रहती है। ये उससे हुडो मैजिक और ब्रिक डस्ट की लाइन के बारे में पूछते हैं। वो बूढ़ी औरत बताती है कि कोई भी ऐसा इंसान जो हुडो मैजिक करता है वो इस ब्रिक डस्ट की रेड लाइन को कभी पार नहीं कर सकता। दरअसल हुडो मैजिक में एक सबसे बड़ा मैजिक है जिसे कहा जाता है कॉन्जर ऑफ सैक्रिफाइस, जिसमें हुडो मैजिक करने वाले लोग एक रिचुअल करते हैं और इस रिचुअल में वो अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में डाल देते हैं और उसकी आत्मा को अपने शरीर में। इसीलिए जब भी ये लोग बूढ़े होते हैं तो वो अपनी आत्मा को एक दूसरे आदमी के शरीर से एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे ये कभी भी नहीं मरते। और अब कैरोलाइन को हुडो मैजिक पर पूरी तरह से यकीन हो जाता है और वो समझ जाती है कि वायलेट घर पर कोई ना कोई बड़ा हुडो मैजिक करना चाहती है और जो उसके पति की हालत है उसके पीछे वही एक कारण है। इसीलिए वो घर आने के बाद ब्रिक डस्ट की लाइन दरवाजे पर खींच देती है और वो देखती है कि वायलेट उस लाइन को क्रॉस नहीं कर रही। अब वो बेंजामिन को गाड़ी में रखती है और यहाँ से निकलना चाहती है, पर मेन गेट बंद होता है जिसकी चाबी उसके पास नहीं है। इसीलिए बेंजामिन को एक सुरक्षित जगह पर रखकर वो खुद लॉयर के पास पहुंच जाती है। जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर हुडो मैजिक के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। दरअसल यहाँ पर रिकॉर्ड चल रहा होता है। ये वही मंत्र होते हैं जो कैरोलाइन ने उस रिकॉर्ड में सुने थे जो उसे एटिक में मिला था। और अब वो समझ जाती है कि लॉयर और वायलेट दोनों के दोनों मिले हुए हैं। यहाँ पर कैरोलाइन अपनी कुछ फोटोज को भी देखती है जो लॉयर ने अपने पास रखी थी और वो समझ जाती है कि हुडो मैजिक अब किसी और के ऊपर नहीं बल्कि उसके ऊपर किया जा रहा है। तभी यहाँ पर लॉयर भी आ जाता है और वो उसे जबरदस्ती पकड़कर वापस उसी घर में ले जाता है जहाँ पर वायलेट और बेंजामिन है। ये उसके ऊपर अब हुडो मैजिक करना चाहते हैं, लेकिन कैरोलाइन अपने आप को छुड़ाकर इनसे भागती है। वायलेट उसका पीछा करती है और इन दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच कैरोलाइन वायलेट को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और खुद एटिक के उस रूम में चली जाती है जहाँ पर हुडो मैजिक की सारी चीजें होती है। वहाँ से वो अपनी दोस्त को और 911 पर पुलिस को कॉल करती है ताकि उसकी मदद के लिए यहाँ पर जल्द से जल्द कोई आ जाए। और इससे पहले कि वायलेट और लॉयर उस तक पहुंचे वो अपने चारों तरफ ब्रिक डस्ट से गोला बना लेती है ताकि कोई भी उस तक ना पहुंचे। उसके पास वहां का एक कागज भी होता है जिसके ऊपर एक मंत्र लिखा होता है और वो अपने आप को बचाने के लिए उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देती है। और तभी वायलेट यहाँ पर घिसटते हुए पहुंच जाती है और वो ये देखकर बहुत खुश होती है। वो कैरोलाइन से कहती है कि अब तुम इस सर्कल से कभी बाहर नहीं आ सकती और जिस मंत्र को तुम सोच रही थी कि मंत्र तुम्हें बचा लेगा, ये मंत्र तुम्हें बचाएगा नहीं बल्कि तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया है। और इसके बाद वो कैरोलाइन को एक मिरर दिखाती है। उस मिरर के अंदर कैरोलाइन को बहुत सारी अलग अलग इमेजेस दिखती है। ये उन सब लोगों का अक्ष होता है जिनके ऊपर आज तक हुडो मैजिक किया गया है। और लास्ट में उसे उस लेडी का अक्ष दिखता है जो सबसे पहले यहाँ पर केयर
केयरटेकर थे जो इसी एटिक में रहा करते थे, जिन्होंने अपने ओनर के बच्चों पर हुडो मैजिक किया था और उन्हें मार दिया गया था। और जैसी वो उस अक्ष को देखती है, कैरोलाइन की आत्मा निकलकर वायलेट के शरीर में चली जाती है और वायलेट की आत्मा निकलकर कैरोलाइन के शरीर में, यानी कि वायलेट को एक जवान शरीर मिल चुका है जो कि उसका मकसद था। और अब वायलेट जो कि कैरोलाइन की बॉडी में है, वो वायलेट को यानी कि कैरोलाइन को जबरदस्ती एक लिक्विड पिलाती है जिससे उसे स्ट्रोक आता है और वो भी बेंजामिन की तरह पैरालाइज्ड हो जाती है। लॉयर भी ऊपर आता और बताता है कि हम हमेशा जवान लोगों की बॉडी पर इसी तरह से कब्जा कर लेते हैं ताकि हम हमेशा जिंदा रह सके। हम दोनों वही हैं जो आज से कई साल पहले इस घर में केयर टेकर्स थे। हमने सबसे पहले अपने ओनर के दोनों बच्चों के शरीर पर कब्जा किया और जब हमारा वो शरीर भी बूढ़ा होना शुरू हो गया तो मैंने बेंजामिन के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया और अब वायलेट ने तुम्हारे शरीर पर अपना कब्जा कर लिया और ये बात तुम कभी किसी को साबित नहीं कर पाओगी। दरअसल हुडो मैजिक के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हुडो मैजिक पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हमने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने दिया ताकि तुम्हें भी हुडो मैजिक पर विश्वास हो जाए। और जब तुम्हें हुडो मैजिक पर पूरी तरह से विश्वास हो गया तो हमने अपना काम पूरा कर लिया। अब यहाँ पर कैरोलाइन की दोस्त और पुलिस भी आ जाती है जिन्हें कैरोलाइन ने कॉल करके यहाँ पर बुलाया था, लेकिन कैरोलाइन की दोस्त को नहीं पता कि कैरोलाइन की आत्मा इस वक्त वायलेट के शरीर में है जो पूरी तरह से पैरालाइज्ड है और वो चाहकर भी अपनी दोस्त को कुछ नहीं बता सकती क्योंकि उसकी बोलने की शक्ति खत्म हो चुकी है। लॉयर पुलिस को बताता है कि ये घर वायलेट ने कैरोलाइन को हैंडओवर कर दिया है ताकि वो इस घर की देखभाल कर सके। वहीं वायलेट और बेंजामिन को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के पास लेटे हुए होते हैं, पर जाकर भी ये किसी को कुछ नहीं बता सकते। ये दोनों बिल्कुल निराश होते हैं क्योंकि इनकी मदद अब कोई नहीं कर सकता। दोनों को यहाँ से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं अंत में हमें दिखाया जाता है कैरोलाइन को और लॉयर को। इन दोनों के अंदर उन्हीं सर्वेंट्स की, उन्हीं केयर टेकर्स की आत्माएं हैं जो सबसे पहले इस घर में रहा करते थे। लॉयर तो पहले बेंजामिन के शरीर से जवान हो गया था, पर अब वायलेट भी कैरोलाइन के शरीर से जवान हो चुकी है और आने वाले वक्त में जब इनका शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो एक बार फिर से किसी को अपना शिकार बनाएंगे और उसके शरीर पर कब्जा कर लेंगे। तो ये थी पूरी कहानी द स्केलेटन की। ये मूवी ईयर 2005 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।